नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये महा कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। हर एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से भी हर अपडेट आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, रूस के सीमावर्ती इलाकों पर यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई की है। यूक्रेन की तरफ से 3 मोर्टार दागे जाने का दावा किया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। रूस के रोस्तोव में यूक्रेन की तरफ से हमले का दावा। तो रूस का रोस्तोव इलाका है और यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि वहां पर उसने हमले किए हैं, मोर्टार हमले का दावा यूक्रेन की तरफ से। तो ये एक तरीके से जवाबी कार्रवाई। रूस जिस तरह से हमले लगातार कर रहा है, पूरे यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, इसी बीच यूक्रेन भी लगातार हर वार का पलटवार कर रहा है। और रोस्तोव में यूक्रेन की तरफ से हमले की खबर है, ये दावा बड़ा किया गया। और इसी के बीच देखिए लगातार आप तस्वीरें भी देख रहे हैं और हम आपको एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि इस युद्ध में लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक और तस्वीर इसी से जुड़ी देखिए कि यूक्रेन में किस तरह की तबाही। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, रूस की तरफ से जो हमला किया गया, ये कीव की तस्वीरें हैं, राजधानी कीव की, यूक्रेन की राजधानी। और उसमें देखिए एक इमारत को किस तरीके से यहां पर निशाना बनाते हुए हमला किया गया, उस पूरी इमारत को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और इसी तरीके से कीव में यहां पर ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल आप देखिए कि कैसे इस पूरी इमारत को यहां पर नेस्तनाबूद कर दिया गया है। यूक्रेन में इस तरह की तस्वीरें लगभग अब सामने लगातार हर तरफ से आ रही हैं। और कीव में कैसी इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तरफ आपको धुआं दिखाई दे रहा है, आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तमाम तस्वीरें। और देखिए एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है खार्किव से, जहां पर मेट्रो स्टेशन पर भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। 160 भारतीय छात्रों के फंसे होने की खबर। यूक्रेन के खार्किव में मेट्रो स्टेशन में फंसे हुए 160 भारतीय, और यहां पर वो फिलहाल मदद की आस लगाकर बैठे हुए हैं। छात्रों ने एबीपी न्यूज से थोड़ी देर पहले बात भी की, आपने उन्हें सुना होगा। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की अपील कर रहे हैं तमाम छात्र, 160 की संख्या। और छात्रों ने भारत सरकार से सुरक्षित निकालने की अपील की है। और एबीपी न्यूज ने इन तमाम छात्रों से बात की और आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो छात्र फंसे हुए हैं उन्हें कैसे निकाला जाएगा। फिलहाल तो देखिए ये चुनौती है, लेकिन तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए किस रास्ते से भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू होगा, ये मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जहां पर छात्र, यूक्रेन इस वक्त संकट से जूझ रहा है और यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, उन्हें पोलैंड के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हंगरी, और तीसरी जगह जो आप ये देख रहे हैं ये रोमानिया, यानी कि पोलैंड, हंगरी और रोमानिया, इन्हीं तीनों ये एक जरिया है जहां से यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को निकालने की कोशिश की जा रही है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है वो इन्हीं 3 रास्तों के जरिए निकाला जाएगा, यानी कि कीव से पोलैंड के रास्ते, हंगरी और रोमानिया, इन तीनों जगहों पर यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी की गई है। जो छात्र फंसे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, यानी कि यूक्रेन में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, यूक्रेन से इन जगहों पर पहले ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद उनका रेस्क्यू कुछ इस तरीके से होगा। और देखिए यूक्रेन में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी क्या जारी की गई है, यह भी जानना जरूरी है। यूक्रेन के पड़ोसी राज्यों के बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों के संपर्क में रहें, यह बेहद जरूरी है। दूसरी बड़ी बात यह कि बिना किसी सूचना बॉर्डर पर ना जाएं। पहले सूचना यानी इन्फॉर्म करने के बाद ही आप बॉर्डर पर जाएं, उससे पहले नहीं। अधिकारियों को हर मूवमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपकी, ये बताना बेहद जरूरी है। यूक्रेन के पश्चिमी शहर दूसरे इलाकों के मुकाबले सुरक्षित हैं, यानी यूक्रेन का जो पश्चिम इलाका है वो बाकी जगहों से सुरक्षित है। फिलहाल पूर्वी इलाकों में फंसे हैं तो उचित सुरक्षा के साथ रहें। खतरा यहां पर आपके लिए ज्यादा हो सकता है। पूर्वी इलाका यूक्रेन का, उचित सुरक्षा के साथ यहां पर आप रहें। तो ये फिलहाल वो एडवाइजरी है जो जारी की गई है यूक्रेन में उन तमाम लोग जो फंसे हुए हैं, उन तमाम फंसे हुए लोगों को यहां से निकालने की, क्योंकि भारत की तरफ से देखिए कोशिश भी लगातार की जा रही है। और एबीपी न्यूज की कोशिश है कि उन तमाम फंसे हुए छात्रों से हम बात करें। हम कोशिश ये कर रहे हैं ताकि उनकी जो बात है वो सरकार तक पहुंच सके और उनके लिए जो जरूरी जानकारी हम उन तक पहुंचा सकें। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, कर्नल दानवीर और कर्नल राठौर को भी आप देख रहे हैं। कर्नल दानवीर, ये कितना मुश्किल होगा बड़े स्तर पर, क्योंकि एक ऑपरेशन चलाना होगा, जगह जगह छात्र फंसे हुए। इनफैक्ट सबसे जो गंभीर स्थिति जो समझ में आई मेरे को वो खार्किव में जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, जिसका थोड़ी देर पहले स्काइप पर इंटरव्यू भी किया, वो स्थिति जो है बहुत ही चिंताजनक है। जैसा कि वो बच्चे बता रहे थे कि सिविलियंस को हथियार दे दिए गए हैं और अब उनको डर है कि कहीं लूटपाट ना हो जाए। तो जान माल दोनों की
जो सुरक्षा है वो बहुत मुश्किल है, गंभीर है, और बहुत ही सिचुएशन जो है बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही फ्लूइड हो गई है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि खार्किव जो है वो रशिया के बॉर्डर के बहुत नज़दीक है, महज 30 किलोमीटर दूर है। तो क्या भारत को रशियन से गुहार लगानी चाहिए खार्किव से बच्चों को निकालने की, रादर देन खार्किव से ये बच्चे पूरे ईस्टर्न यूक्रेन को क्रॉस करके और फिर वेस्टर्न साइड में आए, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल सी सिचुएशन लग रही है, क्योंकि लड़ाई इस समय पूरे ईस्टर्न यूरोप में चल रही है और कुछ पता नहीं होगा, फॉग ऑफ वॉर है कि कौन कहाँ पे है, कैसे है। तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर है कि 160 बच्चे जो हैं वो अभी खार्किव में फंसे हुए हैं। अच्छा सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर और आ रही है, जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनसे सरकार ने अपील की है। भारत सरकार की अपील यह है कि जो उनके वाहन है वो उस पर भारतीय झंडा जरूर लगाएं। सफर करने वाले यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों से केंद्र सरकार की अपील, जो सफर करने वाली गाड़ी हैं उन पर तिरंगा जरूर लगाएं, यानी कि भारत का तिरंगा उन गाड़ियों पर लगा होना चाहिए। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को लाने का काम भी जारी है और इसी बीच ये जानकारी मिल रही है। और अब एक बार ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता प्रणय लगातार बने हुए हैं, हर एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रणय, अब वहां फंसे हुए छात्रों को कैसे निकाला जाए, चुनौती तो है ही, लेकिन कोशिशें लगातार हो रही हैं। खबर यह भी है कि सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जो भी सफर कर रहे हैं अपनी गाड़ियों में तिरंगा जरूर लगाएं। बिल्कुल, सरकार की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है शिरीन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तस्वीर जो है वो कुछ इस तरीके की है। स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण लग रही है, ख़ासतौर पे शहर के अंदर अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस का बिल्डअप है वो बढ़ता जा रहा है। अगर पोजीशंस देखें आप, ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं तेज़ रफ्तार से जा रही हैं, आगे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पोजीशंस ले रखी है और इस चीज़ की आशंका बढ़ती जा रही है कि रशियन फोर्सेस अगर शहर के अंदर दाखिल होती हैं तो सिटी कॉम्बैट हो सकता है, जो कि निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, निश्चित रूप से बहुत खतरनाक होता है अगर सिटी कॉम्बैट की हम बात करें, क्योंकि कहाँ किस घर में कौन है, किस तरीके से ये लड़ाई लड़ी जाएगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से धमाकों की आवाज़ बढ़ती जा रही है, नज़दीक आती जा रही है। और मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा सा वो सुरक्षित ओट में आ जाएँ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। जहां तक भारतीय छात्रों का सवाल है, निश्चित रूप से इस स्थिति के मद्देनज़र मैं आपको बताने की स्थिति में बता सकता हूं कि फिलहाल कीव में 200 से ज़्यादा जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, फिलहाल उनके कीव से निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। ख़ास तौर पर जब तक कि रास्ता नहीं मिल जाता, जब तक कि इस बात का अश्योरेंस नहीं हो जाता कि वो बॉर्डर तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे, उनके लिए वाहनों का इंतज़ाम हो जाएगा, एक सेफ पैसेज नहीं मिल जाता है, तब तक सरकार उन्हें एम्बेसी के साथ में जिस जगह पर सुरक्षित रखा हुआ है वहाँ से नहीं निकाला जाएगा उन्हें। ये सबसे पहली चुनौती है, क्योंकि ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन में, ऐसे वॉर जोन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जानो माल की जो सुरक्षा है वो, और ऐसे में बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर पूरा भारत चिंतित है, सरकार चिंतित है, सब कोई उन्हीं को लेकर चिंतित है। तो ऐसे में उन्हें तब तक यहाँ रहने के लिए कहा गया है, उन्हें ढाढ़स भी बंधाया गया है। खुद एम्बेसडर लगातार मिलकर उनसे बात कर रहे हैं और उनसे ये भी कहा गया है कि उनके जो भी साथी हैं जो यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हैं, उन्हें भी ये कन्वे करें कि वो जहाँ हैं अपनी खबर देते रहें, भारतीय झंडा लगा के रखें जब भी वो मूवमेंट कर रहे हैं किसी एक प्लेस से, और अगर उन्हें कोई सुरक्षित रास्ता मिलता है तो वो वेस्टवर्ड जाएं, यानी पोलैंड की बॉर्डर, हंगरी की बॉर्डर, रोमानिया की बॉर्डर, इस तरफ बढ़ें और वहाँ से उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मुश्किलें बहुत आ रही हैं, क्योंकि यूक्रेन के बहुत सारे लोग पोलैंड पहुँच रहे हैं, रोमानिया पहुँच रहे हैं, 2 लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में सारा जो ट्रैफिक है वो इस समय पोलैंड के, रोमानिया के, हंगरी के बॉर्डर्स पर जमा हो रहा है और ऐसे में सुरक्षित निकलना इस समय ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। बिल्कुल, और इसीलिए एडवाइजरी जारी की गई है, उन तमाम छात्रों को ये ध्यान में रखनी चाहिए। आप लगातार हमारे साथ रहिए, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, कीव में यहाँ पर यूक्रेन ने अपने सैनिकों को बढ़ाया है, सेना ने तैनाती और बढ़ा दी है। राजधानी कीव में रूसी सेना से मुकाबले के लिए यह यूक्रेन की तैयारी है। तो एक तरीके से देखिए यूक्रेन अब किस तरह से और मजबूती से तैयार अपने आप को कर रहा है, और ज्यादा सैनिकों को वहां पर लगाया गया है कीव की सुरक्षा में, वहां पर क्योंकि आमना सामना लगातार हो रहा है। राजधानी कीव में यूक्रेनी सेना ने अपने सैनिकों को बढ़ाया है। और देखिए एबीपी न्यूज लगातार उन छात्रों से भी बात कर रहा है जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। हम थोड़ी देर पहले
जो खार्किव में छात्र फंसे हुए थे, 160 की संख्या जिनकी बताई जा रही है, उनसे बात भी कर रहे थे। फिर से उनसे हम जुड़ने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि राजधानी कीव में कई जगहों पर तैनाती बढ़ाई गई है। नीरज भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आमना सामना और हर कोई अपने आप को मजबूत इस संकट की स्थिति में करना चाहता है। यूक्रेन भी उसी तरीके से लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो रूस का जो हमला है वो 3 तरफ से किया गया था। और एक तो दोनास और लुहांस की तरफ से किया गया था, और कोशिश ये थी कि कीव पर जल्द से जल्द जो है वो अपना अधिकार जमाए रूस, और उसी के लिए ये कवायद चल रही है। और सबसे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है उसको कब्जा करने की कोशिश की जा रही है रूस के सैनिकों द्वारा। और जैसा कि खुद प्रणय बता रहे हैं कि अब रूसी सेना जो है बिल्कुल शहर के बाहर पहुंच गई है, और अब लगता है कि आमने सामने की लड़ाई शुरू हो सकती है। आमने सामने की लड़ाई, और इसी को लेकर ये तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन फिर से हम रुक करना चाहेंगे। जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं खार्किव में, मेट्रो में फिलहाल वो शरण लिए हुए हैं, लेकिन खतरा चारों तरफ से और डर का माहौल भी उनके अंदर है। अमन मेरे साथ बने हुए हैं। अमन, क्योंकि इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर हैं, आपके परिवार वाले भी आपको सुन और देख पा रहे होंगे, कुछ कहना आप लोग चाहते हैं, आप या आपके साथी अपने परिवार वालों से? मैम, अभी हमारा जो गवर्नमेंट के ऊपर ही ट्रस्ट है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, और इवैक्यूएशन जल्दी से जल्दी हमारी करना चाहती हूँ। आप अपना कैमरा प्लीज सीधा कर लीजिए। हाँ जी मैम, इवैक्यूएशन है जो हमारी जल्दी से जल्दी की जाए। अभी बॉम्बिंग है, अभी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। अच्छा, तो अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी निकाला जाए, और बस यही है हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। आपने कहा कि बॉम्बिंग शुरू हो चुकी है, कुछ आवाज धमाके आप लोगों को क्या वहां पर सुनाई दे रहे हैं बाहर अभी? हाँ जी मैम, सुनाई दे रहे हैं। हम तभी अभी सभी नीचे आ गए हैं, मेट्रो के अंदर बंकर है जो नीचे अंडरग्राउंड, और अभी स्टार्ट हो चुका है। और इलेक्ट्रिसिटी भी जानी स्टार्ट हो गई है कुछ जो स्टेशन है उनसे। तो अभी हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमें इवैक्यूएशन किया जाए। ठीक है, देखिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, जो भी सुरक्षित जगह आप लोगों को लगे आप वहीं रहिएगा। लेकिन फिर से मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि परिवार वाले आपके जाहिर तौर पर परेशान होंगे, कुछ अगर आप कहना चाहें अपने परिवार को, या कोई भी महत्वपूर्ण कोई मैसेज आप लोगों को देना हो अगर फैमिली को, तो आप इस चैनल के माध्यम से दे सकते हैं एबीपी न्यूज पर। मैम, जो फैमिलीज हैं मैम, पैनिक्ड हैं, सभी की हैं। जैसे मेरे साथ जितने भी हैं, जो हमारे जूनियर स्टूडेंट भी है, जो मैं भी हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट 6 ईयर हो गए थे यहाँ पे। और फैमिली में यही मैसेज है कि हम जरूर यहाँ से निकलेंगे। हमें जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उस पर हमें भरोसा है पूरा, तो निकल जाएंगे हम। बिल्कुल, ये हौसला और ये भरोसा बनाकर रखिएगा। अब आप अपने आप साथियों से भी अगर चाहें, वो भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, आपके आसपास और भी छात्र मौजूद हैं, उन स्टूडेंट से भी आप हमारी बात करा सकते हैं, वो अपनी फैमिली से कुछ कहना चाहते हैं। बस यही कहना है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, और थोड़ा मतलब हम डरे हुए हैं। ठीक है, हमने हौसला रखा हुआ है कि हाँ हम सही पहुँच जाएंगे घर पे। बस यही है कि इंडियन गवर्नमेंट हमें ट्रस्ट है उस पर कि ठीक है, हमें जल्दी से जल्दी निकालेगी इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से। ठीक है, आप और कोई बात करना चाहता है? हाँ जी, अभी करा देते हैं। मैम, मैं क्या बैक कैमरे से आपको दिखा दूं क्या? बिल्कुल। यहाँ पे मैम देखिए। तो देखिए, ये अमन तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं, जो छात्र इस वक्त मुश्किल हालातों में वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि डर भी है, बाहर से धमाकों की आवाजें भी आ रही हैं, और इस बात की उम्मीद भी मन में लेकर बैठे हैं कि इन्हें यहां से सुरक्षित निकाला जाएगा। कर्नल राठौर, कितना मुश्किल होगा, मतलब इन छात्रों की बेबसी समझी जा सकती है, और क्योंकि सिर्फ पश्चिमी रास्ते ही हैं। अच्छा, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन एक बार तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। ये वो तस्वीरें जो छात्र अमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो दिखा रहे हैं, कुछ लोग और भी उनके साथ हैं। अमन, कोई और भी अगर बात करना चाहे तो कर सकता है जी। हेलो, हाय, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अनूर चौधरी है। जी, बताइए, क्या आप कहना चाहती हैं आप अपने फैमिली से या सरकार से, किस तरह की अपील या कोई बात कहना चाहें अगर तो? हाँ जी, हम एक्चुअली यहाँ नकोवा मेट्रो स्टेशन यहाँ पर हम खार्किव में यहाँ फंसे हुए हैं। तो हम इंडियन एम्बेसी से बस एक
रिक्वेस्ट चाहते हैं कि वो हमें यहाँ से जल्दी इवैक्यूएट करे 1-2 दिन में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, बहुत बॉम्ब आ रहे हैं, बॉम्ब की आवाजें आ रही हैं, सायरन बज रहे हैं बहुत ज्यादा। हमें प्लीज एक रिक्वेस्ट, आप प्लीज हमारे थ्रू आप उनको रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हमें जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करते हैं। बिल्कुल। आपकी फैमिली वालों से बात हुई है आप लोगों की? अपने परिवार से बात की आप लोगों ने? हाँ जी। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजू रानी है। अंजू, आप कुछ कहना चाहती हैं अपनी तरफ से? कहाँ से हैं आप भारत से? मैं हरियाणा से हूँ। ओके जी, कहिए। हाँ जी, हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलवाया जाए। बिल्कुल, भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है, आप लोग सुरक्षित रहिए वहां पर जितने भी लोग हैं। कहिए। हाँ जी, हमें जल्दी से, क्योंकि यहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है, बच्चे बहुत पैनिक कर रहे हैं, सबके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरीड है हमारे लिए, तो हम बस यही चाहेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी निकलवाया जाए यहाँ से। जी अच्छा, अब अंजू, अगर आप आसपास की कुछ और तस्वीरें उस कैमरे के जरिए दिखा सकें, किस तरह से आप लोग वहां पर हैं और क्या क्या? हाँ जी मैम, यहाँ के आप एनवायरनमेंट देख सकते हो फिलहाल अभी यहाँ पे क्या सिचुएशंस हैं। लोग सभी यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बोला यहाँ की गवर्नमेंट ने और सबने यही बोला है कि आप बंकर्स में चले जाओ या फिर आप मेट्रो स्टेशन नियर बाय है तो वहाँ चले जाओ, क्योंकि वो एरिया आपके लिए सेफ है। और क्योंकि यहाँ पे कभी भी कहीं भी शेलिंग हो सकती है, बॉम्बिंग हो सकती है, उसके लिए सबसे सेफेस्ट जो है यहाँ पे प्लेस है वो मेट्रो स्टेशन है या फिर आप बंकर्स हैं। तो आप मैम देख सकते हो अभी यहाँ पे सभी यहाँ इंडियंस है बहुत सारे, ये देखिए अभी इंडियंस यहाँ पे काफ़ी इंडियंस फंसे हुए हैं, और हमारी पूरी सिटी में कम से कम 4000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, और सबका यही है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। जी, तो आप मैम देख सकते हो मैम, यहाँ के लोकल्स भी यहीं पे हैं काफ़ी सारे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव में सख्त कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। शाम 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक सख्त कर्फ्यू। यूक्रेन की राजधानी है कीव और इस वक्त मुश्किल हालातों से जूझ रही है, और कीव में ये सख्त कर्फ्यू का ऐलान किया गया है सुबह 5 से 8 बजे तक। कीव के मेयर ने ये जानकारी दी है कि कर्फ्यू के दौरान निकलने वालों को घुसपैठिया समझा जाएगा, यानी अपने अपने घरों में रहें, जो भी बाहर निकला बाहर उसे घुसपैठिया समझा जाएगा। कीव की मेयर की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो यूक्रेन की राजधानी है कीव और शाम 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू, सख्त कर्फ्यू का ऐलान यूक्रेन की राजधानी में, और सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इन नियमों को कोई भी तोड़ता है, घर से बाहर निकलता है इस कर्फ्यू के दौरान, तो उसे घुसपैठिया समझा जाएगा। तो जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहें और ऐसे मुश्किल हालातों में सिर्फ अपने घरों में ही रहें, ये कोशिश और ये अपील शुरुआत से कीव के जो मेयर हैं वो कर रहे हैं। और अभी क्योंकि और ज्यादा संकट बढ़ चुका है, यहाँ हमले लगातार हो रहे हैं, तो ऐसे में अब सख्त कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक ये कर्फ्यू यूक्रेन की राजधानी कीव में। बड़ी खबर इस वक्त, तो युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर है इस वक्त की। और इसी बीच एक तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वहां के हालात बयां कर रहे हैं। और एक और तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये संकट बढ़ रहा है और यहाँ पर हालात जो हैं वो और मुश्किल होते जा रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि इन मुश्किल हालातों में ही बड़ा और अहम फैसला लिया गया है कि राजधानी कीव में सख्त कर्फ्यू शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक लगाया गया। देखिए, ये कुछ तस्वीरें वहां से आ रही हैं जो बर्बादी के मंजर बयां कर रही है। ये एक इमारत का हिस्सा आप देख रहे हैं जहां पर यहाँ हमला हुआ होगा, और उस हमले के बाद आप देखिए पूरी तरीके से वो बिल्डिंग जो है वो जर्जर हो चुकी है। और देखिए, और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, यहाँ पर सुरक्षा बलों को भी आप देख रहे हैं। लेकिन जहां जहां पर हमला हुआ है वो किस तरीके से वहां पर हादसे के ये निशान साफ बता रहे हैं कि कैसे बर्बादी का मंजर इस वक्त यूक्रेन में जहां तहां फैला हुआ है। पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी है, धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, आग की लपटें जगह जगह दिखाई दे रही हैं। क्यों यहाँ पर जहां जहां हमला हुआ है उस जगह की तस्वीरें बीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये बिल्डिंग जहां पर जिसे निशाना बनाकर यहाँ हमला हुआ और वो पूरी तरीके से अब यहाँ तबाह हो चुकी है। तो फिलहाल ये हालात है यूक्रेन की, क्योंकि तीसरा दिन है आज और तीसरे दिन भी
युद्ध भूमि की एक ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन की धरती इस वक्त जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और युद्ध के हालात ऐसे ही होते हैं। देखिए, युद्ध होने से पहले अगर घबराहट लोगों को होती है तो वो इसीलिए होती है कि इस तरह के भयावह मंजर वहां पर होने वाले होते हैं और यही इस वक्त यूक्रेन की धरती पर भी नजर आ रहा है। बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं, लोग अपने घरों को छोड़कर निकल चुके हैं। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि इस वक्त क्योंकि सेना सैनिकों को बढ़ाने की खबर थोड़ी देर पहले आई थी युद्ध भूमि से, एक और बड़ी खबर आपको दे दें। और बड़ी खबर यह है, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई कि राजधानी कीव की सीमा पर रूसी सेना पहुंच गई है। तो राजधानी कीव जिसे सुरक्षित रखने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन कीव के सिटी सेंटर से 30 किलोमीटर की दूरी बस बची है। महज 30 किलोमीटर दूर है रूस की सेना। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो राजधानी कीव के बेहद करीब हैं रूस के सैनिक और किसी भी वक्त वहां पर पहुंच सकते हैं क्योंकि महज 30 किलोमीटर का ये फासला बचा है। कर्नल राठौड़, सिर्फ 30 किलोमीटर दूर कीव का 30 किलोमीटर से नज़दीक जिस तरीके के इंटरव्यूज़ हमने देखे हैं और उन्हें धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही। आपके करेस्पॉन्डेंट भी हैं, उन्होंने भी बोला है कि 7 किलोमीटर पे लड़ाई चल रही है। तो ये मैं तो समझता हूँ कि उससे ज़्यादा नज़दीक सेना पहुँच चुकी है। अभी जो सबसे बड़ी पशोपेश यूक्रेन की आर्मी और यूक्रेन की लीडरशिप को होगी, वो किस चीज़ की डिफेंस करें, यूक्रेन की डिफेंस करें या कीव की डिफेंस करें। अगर वे कीव की डिफेंस नहीं करते हैं तो बाहर से कोई अगर मदद आनी है तो फिर वो बेकार हो जाएगी। तो अभी उनका पूरा ध्यान मेरे ख्याल से कीव की डिफेंस पे होगा और जिसके चलते लुगांस्क और डोनेट्स्क में जो कीव यूक्रेन की फ़ौजें थीं वो मेरे ख्याल से वापस बुला करके कीव के चारों तरफ सबर्ब्स में लगाएंगे ताकि रशियंस को रोका जा सके। वो एक सिचुएशन आती दिख रही है, लेकिन नीपर नदी के पश्चिमी तरफ से रशियंस ने जो हमला किया था बेलारूस की तरफ से, वो बहुत कारगर सिद्ध हुआ है और वो उन्होंने 2 एयरपोर्ट्स भी पकड़ रखे हैं और उसी तरफ नीपर नदी के पश्चिमी तरफ में ही संसद वगैरह पड़ती है। ठीक है सर, तो खतरा है। सर, हम इस पर आगे भी बात करेंगे। एक बड़ी खबर और आ रही है और इस बड़ी खबर का रुख एक बार कर लेते हैं क्योंकि अब यहां से निकलने का जो सिलसिला है लोगों का वो शुरू हो चुका है। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि इजरायली एम्बेसी के जो कर्मचारी हैं वो पोलैंड जा रहे हैं। कीव के इजरायली एम्बेसी के कर्मचारी पोलैंड जा रहे हैं। इजरायली सरकार ने कर्मचारियों को पोलैंड जाने की सलाह दी है, यानी कि अब यहां से उनकी सुरक्षित किस तरीके से वापसी हो या फिर यहां से निकासी हो, ये कोशिश की जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है। कीव के इजरायली एम्बेसी के जो कर्मचारी हैं उन्हें यहां से निकलने का आदेश दे दिया गया है और पोलैंड पहुंचने की जो नसीहत है, जो सलाह है, वो दी गई है। कर्नल दानवीर, देखिए, ये कीव में रहना मतलब खतरे से खाली। देखिए, इसको प्लीज अंडरस्टैंड करिए। जिस तरीके से पूरा युद्ध रचा गया है और ऑफेंसिव ऑपरेशन जिस तरीके से रशियन आर्मी ने करे हैं, इन्होंने कोई भी पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस को एड्रेस नहीं किया है अभी तक और बाईपास करा है और इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर्स यानी कि जो शहर हैं उनको आइसोलेट कर दिया है। जो कर्नल राठौर बोल रहे थे कि दुआंस्क और लुहांस्क के इलाके से फौजों को इधर बुलाने की कवायद हो सकती है, लेकिन मेरी समझ के हिसाब से इतनी टाइटली आइसोलेट किया होगा कि इस तरीके की परमिशन रशियन आर्मी टैक्टिकली नहीं देगी। और इस समय कीव के चारों तरफ इतनी सख्त घेराबंदी होगी कि जब तक आप इसको इस तरीके से कनेक्ट करिए, तभी हमारा भारत का जो सिफारत खाना है वो ये कह रहा है कि आप झंडा लगा के जाएं। तो कोई भी नॉन कॉम्बिडेंट अगर वहां से जा रहा है, स्पेशली एम्बेसी के छत्र छाया में और गाइडेंस में किसी भी कंट्री का, चाहे आप इजरायली एम्बेसी की बात कर लें, ये सब अपने अपने मुल्क का झंडा लगा के जाएंगे बिकॉज कॉम्पिटेंट वहां से अब ना निकल सकता है ना वहां पे कोई अंदर आ सकता है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे प्रणय ने बताया कि शाम को 5 बजे से लेकर अगले सवेरे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है और कोई भी व्यक्ति घूमता हुआ नजर आएगा उसको घुसपैठिया समझा जाएगा, यानी कि शाम के टाइम से एहतियातन ये बिल्कुल जो है एक तरीके से एडवाइजरी जारी की गई शुरू होगा। ठीक है कर्नल दानवीर, रोकना चाहती हूँ आपको यहाँ पर क्योंकि लगातार बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। इस खबर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर ये आ रही है, यूक्रेन के सूमी इलाके में अख्तायरिका में
अख्तायरिका में रूस की तरफ से भारी बमबारी की जा रही है। ये यूक्रेन का इलाका है, सुमी इलाका, और इसी इलाके में अख्तायरी एक जगह मौजूद है और यहाँ पर भारी बमबारी की आवाजें भी सुनी जा रही है। खार्किव में भी, अख्तायरिका के अलावा खार्किव में भी भारी बमबारी की आवाजें साफ सुनी जा रही है। आप लगातार हमारे जो वहां से जो लोग जुड़ रहे हैं उनके जरिए भी खबर सुन रहे हैं कि वो भी आसपास भारी धमाकों की आवाजों को सुन पा रहे हैं। और वहां से अपडेट भी यही आ रहा है कि यूक्रेन के सुमी इलाके में भी भारी धमाके हो रहे हैं, यानी कि बमबारी हो रही है। और इसके अलावा खार्किव से भी आप खबरें देख रहे हैं कि खार्किव के भी कई इलाके हैं जहां पर भारी बमबारी रूस की तरफ से हो रही है। तो रूस लगातार हमले अपने तेज कर रहा है अपनी रणनीति में आगे बढ़ते हुए, और इसी तरीके से खबरें भी ऐसे ही चन कर सामने आ रही हैं कि अब रूस की तरफ से जो कार्रवाई है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कीव से भी महज 30 किलोमीटर की दूरी बची है जहां पर रूस के जो सैनिक है वो पहुंच चुके हैं। और एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर नहीं बल्कि ये दूरी अब और भी कम है, यानी कि अब बहुत कम वक्त बचा है जब रूस के जो सैनिक हैं वो कीव को पूरी तरीके से घेर लेंगे। ऐसी खबरें फिलहाल सामने आ रही हैं। राजधानी कीव की सीमा पर पहुंची है रूसी सेना। बड़ा अपडेट आपको दे दें, क्योंकि 30 किलोमीटर से भी कम की दूरी रूसी सेना के कीव पहुंचने में अब कम समय बचा है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, और इसी के मद्देनजर बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। और देखिए, अभी हमने आपको बताया कि शाम 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक सख्त कर्फ्यू लागू कर दिया गया है शहर कीव में, राजधानी कीव में। और अब खबर ये आ रही है कि घुसपैठिया घोषित कर दिया जाएगा। जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करेगा और कोई भी अगर बाहर निकला तो उसे गोली मारने के आदेश है। कर्फ्यू में सड़क पर दिखने वालों को गोली मार दिया जाए, ये आदेश मेयर की तरफ से दिए गए हैं। यानी बहुत सख्त यहां पर नियमों को कर दिया गया है, क्योंकि अब रूस के सैनिक कभी भी कीव की धरती में जब शामिल हो सकते हैं, तो ऐसे में कीव को किसी भी तरीके से सुरक्षित करने की ये कोशिश है। शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। कीव के मेयर खुद इस बात का ऐलान कर चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि अगर कोई भी इन कर्फ्यू का पालन नहीं करता है, यानी घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो वो घुसपैठिया होगा और उसे गोली मार दी जाएगी। इस तरह के आदेश है। बड़ी खबर इस वक्त की कर्फ्यू में। और देखिए, अब क्योंकि लगातार दूसरे देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, एक बड़ी खबर और बता दें आपको इसी से जुड़ी हुई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की तरफ से एक बड़ा बयान आया है यूक्रेन युद्ध को लेकर कि ये अभी युद्ध लंबा चलेगा। रूस यूक्रेन का युद्ध अभी लंबा चलेगा। ये फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों की तरफ से ये बड़ी बयानबाजी की गई है, ये बड़ा रिएक्शन उनकी तरफ से आया है। और साथ ही एक तरीके से उन्होंने ये चेतावनी दी कि रूस को इस हमले का अंजाम भुगतना होगा। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ मदद मांगी फ्रांस से, और अब इसे लेकर ये बड़ा बयान फ्रांसीसी राष्ट्रपति की तरफ से आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अभी ये जो युद्ध है ये लंबा चलेगा और भुगतने होंगे अंजाम। कर्नल राठौर, देखिए, जो आपने सुमी का इलाका बताया है वो खार्किव और चेर्नोकिव के बीच में आता है। रशियन सेनाएं दोनों खार्किव और चेर्नोकिव से कीव की तरफ बढ़ रही हैं। अगर सुमी से भी इन्होंने अटैक शुरू किया है, इसके मतलब है कि और भी फौज अब कीव की तरफ आ रही है। तो नीपर नदी के पूर्वी तरफ का जो हिस्सा है कीव से शहर का, उसको घेरने की और उसको गिराने की अब तैयारी शुरू हो गई है। तो अभी 3 तरफ से कीव पे अटैक शुरू होने वाले हैं। 2 जगह से तो शुरू हो गया है, चेर्नोखीव और खार्किव से। अब दूसरा जो इन्होंने फ्रंट खोला है वो सुमी से खोला है, जो आप अभी बता रहे थे। तो इसी तरीके से नीपर नदी के पश्चिमी तरफ से भी अटैक हो रहा है कीव पे, और इसके पूर्वी तरफ से भी अटैक हो रहा है। तो ये जहाँ तक फ्रांस के राष्ट्रपति की ये बात है, ये एक तरीके से पुतिन के लिए भी चिंताजनक है। जल्दी से जल्दी वो अपना ऑब्जेक्टिव यूक्रेन में पूरा करके निकलना चाहेंगे, और वो ऑब्जेक्टिव ये होगा कि किसी तरीके से कीव पे कब्जा किया जाए। और इसीलिए देखिए, वो तो चेतावनी दे रहे हैं कि जो भी होगा जिम्मेदारी रूस को लेनी होगी और इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, एक बड़ी खबर और आ रही है, बड़ी खबर भी बता देते हैं, और ये भारतीय छात्र जो फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनसे जुड़ी हुई खबर है।
बताया जा रहा है कि फंसे हुए भारतीय छात्रों का एक ग्रुप हंगरी पहुंचा है और सुरक्षित हंगरी ये पहुंचा है। भारतीय छात्रों का एक ग्रुप यूक्रेन से निकाले गए ये छात्र हंगरी पहुंचाए गए हैं। बड़ी खबर, अभी भी हालांकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो जहां तहां यूक्रेन में फंसे हुए हैं, लेकिन एक ग्रुप, देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं सामने, इस वक्त हाथों में झंडे लिए, तिरंगा लिए ये तमाम छात्र खुश हैं क्योंकि उस संकट से निकलकर सुरक्षित हंगरी पहुंच गए हैं। ये पहली तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं उन छात्रों की, भारतीय छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए थे और उसी खुशी में यहाँ पर भारत माता की जयकारे। भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की जय, वंदे। छात्रों को बाहर निकालने के 3 भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की जय। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कीव पर 3 तरफ से रूस के सैनिकों ने हमला किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी है कीव और कीव पर 3 तरफ से रूसी सेना का अटैक। 30 किलोमीटर से भी कम की दूरी और अब 3 तरफा अटैक हो रहा है। कीव के पूर्वी पश्चिमी सीमा से रूसी सेना का अटैक, नेपियर नदी की तरफ से भी रूसी सेना अटैक कर रही है। यानी अब लगभग कीव को पूरी तरीके से घेरने की जो ये कोशिश है वो रूसी सैनिक उसे और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। कीव पर 3 तरफ से रूसी सेना का ये अटैक, नेपियर के पूर्वी शहर का हिस्सा भी घेर लिया गया, जैसा कि यहाँ पर कर्नल राठौर भी इसका जिक्र कर रहे थे। पूर्वी और पश्चिमी तरफ से भी बमबारी और अटैक किया जा रहा है। कीव को चौतरफा घेरने की तैयारी और 3 तरफ से इसकी शुरुआत भी हो गई है। पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा और नेपियर नदी की तरफ से भी रूसी सेना, क्योंकि तीनों तरफ बनी हुई है, बड़ी संख्या में जो रूस के सैनिक है वो वहां पर कीव की घेराबंदी की कोशिशों में जुटे हुए हैं और 3 तरफ से रूसी सेना का यह अटैक। नीरज, कीव को 3 तरफ से घेर लिया गया है और भारी बमबारी अटैक की खबरें भी वहां से आ रही है। नीरज, आपको आवाज आ रही है? चलिए हम तक, नीरज आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है नीरज, क्योंकि खबरें आ रही हैं कीव को 3 तरफ से घेर लिया है रूस के सैनिकों ने और तीनों ही तरफ से भारी बमबारी अटैक किया गया है। बिल्कुल श्रीन, क्योंकि कोशिश ही यही है कि रूसी सेना की जल्द से जल्द कीव पर कब्जा किया जाए और जैसे कि लगातार खबरें भी आ रही थी कि वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो वहाँ से भाग खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो वहीं पर हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि जो निर्णायक मोड़ पर हो सकता है कि युद्ध जो है पहुँच सकता है, क्योंकि जल्द से जल्द कोशिश होगी रूसी सेना की। और ये भी देखना होगा कि रेजिस्टेंस किस तरह का जो यूक्रेनियन सेना जो है वो रूसी सेना को देती है, क्योंकि अभी तक जो हम लड़ाई देख रहे थे वो क्रूज मिसाइल की देख रहे थे, रॉकेट लॉन्चर्स की देख रहे थे, या फिर जो एयर डिफेंस सिस्टम की उनकी लड़ाई देख रहे थे। लेकिन अगर अब जो आमने सामने की लड़ाई हो सकती है, जब यूक्रेन की जो कैपिटल है कि वहां पर अगर घुसने की कोशिश करते हैं, कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो ये माना जा सकता है कि यूक्रेन के सैनिक जो है वो उसको जरूर जो है रिटेलिएट करेंगे, यानी उनको जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो देखिए कोशिश भी वही हो रही है, मकसद भी वही है और वही कोशिशें आगे बढ़ते हुए फिलहाल रूसी सैनिक जो हैं वो पूरी घेराबंदी की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच खबरें और भी आ रही हैं इसके असर और इसके प्रभाव से जुड़ी हुई। सोशल मीडिया साइट्स क्रैश हो गई हैं रूस में जो सोशल मीडिया साइट्स हैं जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, वो रूस में क्रैश हो गए हैं। अब ये एक तरीके से साइबर अटैक है या फिर इसे फिलहाल रोका गया है इन तमाम सुविधाओं को, इस पर फिलहाल अभी इसका इंतजार करना होगा। लेकिन क्रैश हो चुकी हैं पूरी तरीके से ये साइट्स, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो। रूस में इन तमाम वेबसाइट्स को फिलहाल एक्सेस नहीं किया जा रहा है और इन्हीं तमाम खबरों को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। बड़ी खबर से जुड़ा हुआ एक अपडेट भी आपको दे रहे हैं, साथ ही उस सवालों पर भी नजर डालना जरूरी है जो सवाल इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं कि आखिर ये है क्या ये साइबर अटैक है? क्योंकि जिस तरीके से रूस में सोशल मीडिया क्रैश हुआ है उसके पीछे साइबर अटैक तो नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि कहीं ये साइबर अटैक तो नहीं है। तमाम सोशल साइट्स यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से क्रैश हो गई हैं। दूसरा सवाल, क्या अमेरिकी कंपनियों ने जानबूझकर ऐसा किया है? अमेरिकी कंपनियों, रूस में सोशल मीडिया को पूरी तरीके से क्रैश कर दिया गया है। क्या रूस ने
जानकारी बाहर जाने के डर से ऐसा तो नहीं है कि बंद करा दिया है, यह भी हो सकता है कि ताकि यहां पर जो जानकारियां हैं वो बाहर ना जाएं, लोगों में ना पहुंचे, और इसीलिए ये तमाम सवाल जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कर्नल दानवीर, आपको भी कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा ये साइबर अटैक तो नहीं है, जानबूझकर तो नहीं ऐसा हुआ? देखिए, साइबर अटैक है या जान के इनको स्थगित कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली। और इसके ऊपर पहले भी बात हुई थी, और रशिया भी नहीं चाहेगा कि इन प्लेटफॉर्म्स का ऑपरेशन रशियन टेरिटरी पे हो, क्योंकि जो रशियन एम और मुद्दे से अलग तरीके का मत रखते हैं वो भी इन प्लेटफॉर्म्स का प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रशिया के हित में भी जाता है कि ये प्लेटफॉर्म्स काम ना करें। तो क्या ये यूएस ने ये इनको प्लेटफॉर्म्स को स्थगित किया है या रशियंस ने इसको ड्रॉप करवाया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, यही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, क्योंकि युद्ध के संकट के बीच इस तरह की खबरें आना। सर, एक कमेंट आपसे भी मैं चाहूंगी, कर्नल राठौर। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको याद होगा कि अमेरिकन सैंक्शंस के बाद ये जीटा ने रशियंस एडवर्टीजमेंट्स और वहाँ की कंपनियों के सारे प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया था। तो मुझे तो लगता है कि अमेरिकन जो सैंक्शंस के बाद ये सारी अमेरिकन कंपनी हैं, उन्होंने रशिया को ड्रॉप कर दिया है। और जैसे कि कर्नल दानवीर कह रहे थे कि रशिया भी यही चाहेगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल उसके नागरिक और बड़ी बात सर आप कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसी रणनीति का एक हिस्सा हो। इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगा। नमस्कार, मैं हूं रणवीर और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का खास कार्यक्रम अब चलेगी फिंगर की। और आज एक ऐसे शहर में मैं पहुंचा हूं जिस शहर की पहचान अनन्य शिवभक्त एक योगी से होती है, जिस शहर ने धर्म के साहित्य के लिए बड़ा काम किया और इस शहर ने यूपी को 2 मुख्यमंत्री दिए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, ये शहर है गोरखपुर। वो गोरखपुर जहां से वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। और ये शहर आजकल इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि राजनीति में इस शहर का एक बड़ा नाम हो चुका है। ऐसे में चलते हैं और इस शहर के प्रबुद्ध लोगों से जानते हैं कि आखिर उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। ये गोरखपुर के गोलघर का मंगलम टावर है और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, कभी यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह का घर हुआ करता था और आज ये मंगलम टावर व्यापार का एक बड़ा केंद्र है। और मेरे साथ कुछ व्यापारी हैं जो बताएंगे कि उनकी फिंगर की आखिर किसके लिए चलेगी, किन मुद्दों पर चलेगी। पहले आपसे बात करता हूँ। सर, आप व्यापारी हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं? व्यापारी हूँ मैं, पवन जैन नाम है मेरा और लगेज का शोरूम है मेरा। जो इस बार चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा है? लूट छिनैती ये सब, पहले व्यापारी उससे बहुत परेशान थे, जो कि आज एकदम नगण्य के बराबर है। और बाकी देखिए तो कोई बहुत ऐसा किसी भी सरकार के कार्यकाल में, मैं पार्टियों का नाम नहीं लूँगा, व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचा जाता है। जो है कोई भी सरकार आती है तो वो अपने हिसाब से ऐसे लोगों को जो वोट बैंक के रूप में मुख्य होते हैं, उन्हीं लोगों को वो अपना समझती है, व्यापारियों को बहुत अपना नहीं समझती। मेरे हिसाब से अगर चुनाव की बात की जाए तो व्यापारी के लिए सबसे प्रमुख जो चीज़ होती है वो है सुरक्षा। बिना सुरक्षा के और विकास के कोई भी व्यापारी आगे पनप नहीं सकता। हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यापार है और हम लोगों ने गोलघर में बहुत नज़दीक से देखा है, दिन दहाड़े गुंडई, छिनौती और इवन हत्या तक बहुत कॉमन सी बात हुआ करती थी। लेकिन आप देखिए, गोरखपुर ही नहीं, अब पूरे उत्तर प्रदेश में एक शांति का माहौल है। ये दिल मांगे मोर, तो हम सेटिस्फाई तो कभी हो ही नहीं सकते। तो हम यही चाहेंगे जीएसटी के मामले में थोड़ा सा और स्लैब्स एक आध कम कर दिए जाए, चाहे नीचे वाले को बढ़ा दिया, ऊपर को कम कर दिया जाए। एक मुद्दा, 1 मिनट। और सबसे बड़ा व्यापार के लिए देखिए, व्यापार करने के लिए बिजली हमारी उपलब्धता नहीं के बराबर थी, अब हमारे पास बिजली 24 घंटे मिल रही है। इससे हम लोग के लिए व्यापार के लिए बहुत आसान है और यही सब हमारे लिए मुद्दा है। सड़कें देख लीजिए, अच्छे सीसी रोड बनने से हमारे आवागमन सुलभ हो गया है, तो हमारे काम करने बहुत आसानी है। मेरा नाम समीर कुमार है, मैं टेलीकॉम के हर प्रोडक्ट को बेचता हूं, लीज लाइन, ब्रॉडबैंड, पीआरआई। राउंड द क्लॉक हम व्यापार कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो लूटने वाले थे वो प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए। अनगिनत केसेस आपने देखे होंगे कि गुंडों के पैर में इस सरकार ने गोली मारी। तो व्यापार सुलभ है इस सरकार। फॉर्मेलिटीज में सहूलियत
सहूलियतें मिली हैं, लेकिन कुछ सहूलियत और भी हो सकती है और सरकार से उम्मीद है कि जो सरकार आएगी वो सहूलियत उनको देगी। लेकिन फिलहाल गोरखपुर के व्यापारियों के लिए मुद्दा है कानून व्यवस्था। चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार गोरखपुर के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं या खास एक वर्ग है उसका क्या मुद्दा है। मेडिकल के क्षेत्र में अगर बात करें तो पूर्वांचल के साथ साथ बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जिनको दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण इसी गोरखपुर से आपूर्ति होती है और इसके लिए सबसे बड़ा केंद्र जो है वो ये भलोटिया मार्केट है। गोलघर में ये भलोटिया मार्केट है और यहाँ पे भलोटिया मार्केट के कुछ दवा व्यवसायी हमारे साथ हैं। सर, आपका क्या नाम है और क्या करते हैं? योगेंद्र नाथ दुबे है, मैं दवा व्यवसाय करता हूँ। इस सरकार में ऐसा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हुई है और हमारे व्यापारी कहीं भी जाता है या हम कहीं भी जाते हैं तो हम सुरक्षित हैं। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी सुरक्षित व्यवसाय कर पाएंगे। और व्यापारियों के तरक्की के लिए एक चीज और चाहिए, रोडें अच्छी चाहिए। तो इस सरकार में जो है एक्सप्रेसवे बना है, बढ़िया 4 लेन्स बने हैं। इस गवर्नमेंट ने कामकाज तो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन एक व्यापारी होने के नाते जो हमारी जो समस्याएं हैं, जिसमें प्रमुख समस्या जीएसटी है। चूँकि ये वैसे तो केंद्र का मामला है, लेकिन जीएसटी को लेकर के हम लोगों को अभी भी काफ़ी दुविधाएं बनी हुई हैं, जो कि 3 साल बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक इसको पूर्ण रूप से निराकरण नहीं कर पाई है और हम व्यापारी इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। सरकार व्यापारियों की राय, सीए लोगों की राय और बाकी और लोगों की राय ले और उसका निराकरण ढंग से करे। मैं राजेश तुलसियान हूँ। समस्या बस जीएसटी, टीसीएस, टीडीएस को लेकर रही है। इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि व्यापारी व्यापार कब करेगा और टैक्स कैसे भरेगा, यही मुद्दा मेरा है। इस सब मुद्दे पे वोटिंग होगी इस बार। आपको लगता है कि व्यापारी ये सब भी सोच के वोट करेगा? व्यापारी वोट करेगा, सुरक्षा पहले है, व्यापार पहले है, वोट देगा और बढ़िया वोट देगा। तो मेडिकल के व्यापारियों से बात कर ली तो ऐसे में डॉक्टर्स जिनसे हर कोई मिलता है, ऊंचा तबका मिलता है, गरीब किस्म के लोग मिलते हैं, हम आप हर कोई डॉक्टर्स से मिलता है। तो इन डॉक्टर्स के लिए क्या है चुनावी मुद्दा, ये जानने के लिए अब ज़रा चलते हैं गोरखपुर के दूसरे हिस्से में और डॉक्टर्स से पूछते हैं कि वो इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। गोरखपुर एक ऐसा शहर है जिस शहर में एन्सेफेलाइटिस फैला होता था और इस पूरे इलाके में, पूर्वांचल में, इस शहर में लोग इलाज के लिए आते थे। ऐसे में डॉक्टर्स का महत्व बहुत बढ़ जाता है और ये डॉक्टर्स क्या सोचते हैं इलेक्शन को लेकर के, क्या चाहते हैं आने वाली सरकारों से, जानने के लिए मैं शाही ग्लोबल अस्पताल में हूँ, जहाँ पे शाही ग्लोबल के ओनर भी हैं और तमाम सारे डॉक्टर्स भी। इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दें और इस बार इलेक्शन में आपका क्या मोटिव है, क्या एजेंडा है, आप अगर बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिव शंकर शाही, मैं अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर का हूं और शाही ग्लोबल का निदेशक हूं। इस चुनाव में हम सिर्फ विकास के मुद्दे को चाहते हैं और डॉक्टरी फील्ड में अगर देखा जाए तो अभी आयुष्मान भारत की योजना बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। एक कमी है कि एक फिक्स रेट कर दिया गया है, चाहे अमीर बहुत सीरियस है चाहे नॉर्मल हो, सबके लिए एक ही रेट कर दिया गया है। तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी किया जाए ताकि सीरियस मरीज का हम इलाज कर सकें। जैसे आईसीयू में भर्ती होने के लिए 35 रुपये मिलता है, फिक्स है। अगर मरीज बहुत सीरियस होता तो हम उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। जनरल वार्ड में 1800 मिलता है, वो चल जाता है, लेकिन मान ली बीमारी कई तरह की होती है, दवाई ज़्यादा लगती हैं। इस तरह से सरकार पहल करे। और दूसरी कमी मुझे बताएंगे मैडम, मेरी आईसीयू इंचार्ज हैं, कि क्रिटिकल केयर की क्राइसिस चल रही है, क्योंकि पीएससी सीएससी से जो पेशेंट आते हैं वो एक लोड बहुत बढ़ा रहता है क्रिटिकल केयर का, तो उसकी थोड़ा अपग्रेड किया जाए। आपके लिए क्या लगता है कि लोग क्या चाहते हैं, एक डॉक्टर के तौर पे आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? डॉक्टरों की जो है विशेष करके सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाए। ये सुरक्षा बढ़ी है या घटी है? नहीं, पहले तो बढ़ी, बीते 5 साल, बीते 5 सालों में सुरक्षा तो फिर बढ़ी है, लेकिन थोड़ी सी और सुधार की आवश्यकता है। आपको लगता है कि अभी और ज़्यादा सरकार को इस पर काम करना चाहिए? सरकार से आप क्या चाहती हैं और बीते 5 सालों में क्या बदला है? मैं डॉक्टर सीमा शाही। पिछले 5 सालों से काफ़ी कुछ हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ बदलाव आए हैं, बहुत तरक्कियां हुई हैं। बाकी इंसेफ्लाइटिस बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी किया गया है। अब तो आयुष्मान की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, लोगों के बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है कि जो कि कुछ फिक्स बीमारियों का जो इलाज ही केवल है, लेकिन
उसमें थोड़ा सा चेंजेस आना चाहिए, जिससे सारे सब कुछ इलाज किया जाए। बाकी इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा है। आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? चुनाव में विकास हो। मैं डॉक्टर विपिन गुप्ता हूँ जी। आप क्या चाहते हैं सर? एज ए डॉक्टर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टरों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्पेशली हमारे यूपी में। ठीक है, आप बहुत कई बार सुने भी होंगे कुछ डॉक्टर ऐसे प्रताड़ित किए जाते हैं जो अच्छे काम। दिन हड़ताल होता है, धरने होते हैं, मारपीट हो जाती है, ये सारी चीज़ें अस्पतालों में बंद करने के लिए सरकार को उपाय करना, उस पर सरकार को कदम उठाना चाहिए जी। जो भी अगली सरकार है उसको सुरक्षा पे खास ध्यान। जी, डॉक्टर की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। मैं ये चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे CHC PHC पे जिस तरह से डॉक्टर्स की अभी कमी है, पहले से नो डाउट डॉक्टर की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन अभी भी उस तरह से इलाज वहाँ पे नहीं संभव हो पाया जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से इस तरह के सेंटरों पे और ज़्यादा लोड बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर वहाँ पे थोड़ा और ध्यान दिया जाए तो वो और भी सुधार की तरफ जाएगा। तो सरकार से आप अब क्या मांग करेंगे? अगले 5 साल में जिसकी भी सरकार आए वो क्या ऐसा करे कि लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो जाए? सुविधाएँ थोड़ी बढ़ाई जाएँ, हेल्थ सेक्टर में और ज़्यादा फंडिंग की जाए। तो देखिए, ये तमाम सारे डॉक्टर्स हैं जिनका कहना है कि डॉक्टरों की सुरक्षा, अस्पतालों में सुविधाएं, जो आयुष्मान कार्ड से जिनका इलाज होता है उसमें कुछ पैसे की बढ़ोतरी अगर सरकार कर दे तो शायद डॉक्टर्स को इलाज करना आसान हो जाएगा। चलते हैं कुछ ऐसे लोगों के पास जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े, उनसे भी जानते हैं कि आखिर इस बार उनका चुनावी मुद्दा क्या है। देखिए, बिजनेस की जहाँ तक बात करें, हम लोग आम आदमी हैं कि हमें क्या चाहिए, साधारण जीवन, और बिजनेस से ही हमारा घर चलता है। तो बिजनेस देखिए बढ़ा भी है, लोगों की कैपेसिटी बढ़ी है सामान लेने की, और समझिए कि लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है तभी लोग अपना खर्च कर रहे हैं। शिक्षा को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं। ऐसे में शिक्षा से जुड़े लोग सरकार से क्या चाहते हैं या उनके लिए चुनावी मुद्दा क्या है, ये जानने के लिए मैं गोरखपुर के सिनेमा रोड पे मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ लोग हैं जो शिक्षा के व्यवसाय से जुड़े हैं, एकेडमिक्स से जुड़े हैं। आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? मेरा नाम आलोक सिंह है और मेरे लिए चुनावी मुद्दा ये है कि जो सरकार अभी है उस सरकार ने काम बहुत अच्छा किया है, उत्तर प्रदेश में भी अच्छा किया है और हमारे शहर के लिए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा किया है और उम्मीद है कि शिक्षा जगत में भी कुछ चेंजेस लाए जाएंगे जो कि बहुत अच्छे होंगे। आपका क्या नाम है और आप सरकार से क्या चाहती हैं? आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? मेरा नाम है मिसेस प्रतिभा सिंह और इस समय जो योगी सरकार है उन्होंने बहुत काम किया है। आप रोड देख लीजिए, कहीं भी पहले इतनी रोड की प्रॉब्लम होती थी, बहुत कंजेस्टेड, लेकिन इस समय हर एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलप है। सुरक्षा मुद्दा है क्या, महिलाओं का सुरक्षा? यस सर, इस समय लेडीज़ अपने को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं, जबकि इससे पहले जो सरकार थी, गोरखपुर समझिए कि गोरखपुर नाम बताने में भी लोग डरते थे, लेकिन आज हम लोग जहाँ पे हैं बहुत ही गर्व से बताते हैं कि हम लोग योगी जी के शहर में गोरखपुर। मेरा नाम शुभम दुबे है। शुभम, आपके लिए इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? मेरे लिए मेन मुद्दा तो पूर्वांचल का विकास है जो कई दशकों से उपेक्षित रहा है और एक युवा होने के नाते मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन भी ये रहता है कि रोजगार के मुद्दे पे सरकार ने जो पहल की है, जो भ्रष्टाचार व्याप्त था रोजगार के समय में, पिछली सरकारों में जो व्याप्त था, उसको भी सरकार ने क्लब करते हुए उस पर काम किया है। तो मेरा मुख्य मुद्दा रोजगार ही है यहाँ पर। गोरखपुर में एक बड़ी आबादी सिख समुदाय के लोगों की भी है जो कि निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सिख समुदाय के आस्था का एक बड़ा केंद्र है जटाशंकर गुरुद्वारा, जहां मैं पहुंचा हूं और इस गुरुद्वारे के अंदर तमाम सारे लोग अलग अलग शहरों से आते हैं और यहां पर रहते भी हैं। गोरखपुर के भी तमाम ऐसे सरदार समुदाय के लोग हैं जो स्थायी तौर पर यहां आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो चलते हैं ज़रा सिख समुदाय के लोगों से जानते हैं कि आखिर उनकी फिंगर की इस बार किन मुद्दों पर चलने वाली है।
यहाँ तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो सिख समाज से जुड़े हुए हैं। इस बार आपकी फिंगर की किन मुद्दों पर चलने वाली है? आपकी उंगलियां जो है इस बार चुनाव में किन मुद्दों पर वोट देने वाली? देखिए, हम लोग तो विकास और राष्ट्रवाद को वोट करेंगे, क्योंकि आज जो भारत की सबसे बड़ी नीड है कि डेवलपमेंट होगा तो बहुत सारे जो करप्शन से अपने आप खत्म हो जाए, और डेवलपमेंट सबका होना चाहिए, हर तबके हर वर्ग का। कहते हैं ना कि चुनाव में फिंगर की चलती है, तो इस बार आपकी फिंगर की किन मुद्दों पे चले? विकास के बिना तो कोई चीज़ संभव ही नहीं है, और विकास के साथ ही फिर जुड़ा होता है एक आपकी सुरक्षा का मुद्दा, और उसमें भी स्पेशली हम बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। तो जहाँ पे आज रात को महिलाएं अपने को बाहर निकलने में भी सेफ समझती हैं, वो आज कुछ समय आ गया है। ठीक है, इसको हम और आगे भी ले जा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। मेन चीज़ और दूसरी रहेगी कि जो अब आगे के लिए है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करें हम लोग, जिससे कि विकास भी बढ़े और लोगों को काम धंधे के लिहाज से, रोजगार के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से उन्हें मौके मिले। इलेक्ट्रॉनिक बसेस चला दी हैं, आप देख रहे हो। और मैं कल, आंटी ने बताया उनकी बेटी का इलाज एम्स में चल रहा है, मैं कल उनके साथ एम्स गई थी। वहाँ के डॉक्टर, सिक्योरिटी, प्यून्स, वहाँ की इतनी सफाई देख के इतना अच्छा लगा। इलेक्ट्रॉनिक बस में बैठे, वो इतना अच्छा लगा। आपके लिए इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? मेरे लिए चुनावी मुद्दा ये है, जैसे कि महिलाओं को सुरक्षा बहुत मिली है, और रसोई घर से लेके काफ़ी हद तक हमें विकास ही विकास मिला है, और जो कार्य नहीं हुआ है वो आगे भी होगा। प्रदेश में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है, और इसमें गोरखपुर शहर से इतर भी सोच है। तो मिली जुली सोच के बीच में ये जो गोरखपुर शहर है, ये शहर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के काम के, उनके नाम पर, उनके चेहरे पर खुश होकर ये कहता है कि इस बार उनकी फिंगर की वहीं चलेगी जहाँ विकास होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।